नमस्कार मित्रों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। इस प्रयोग में हम ये देखेंगे कि पावलोव ने ऐसा कौन सा प्रयोग किया था कि ये जो कुत्ता है ये भोजन की जगह घंटी बजने पर अनुक्रिया करता है और घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह में पानी आता है या वो ललचाता है। चलिए चलते हैं पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को समझने के लिए। पावलोव का सिद्धांत को हम समझें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस प्रयोग में, इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं या क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पावलोव का परिचय, उसके बाद उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ, उसके बाद उनके सिद्धांतों के अन्य नाम जो हमसे परीक्षा में के दौरान पूछे जाते हैं और उनका प्रयोग क्या था, क्योंकि कुत्ते पर था ये तो आपने देख ही लिया है। और फिर देखेंगे हम सबसे अंत में महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला जो कि प्रश्न पत्र में टेट, सीटेट या शिक्षक भर्ती या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। इनका एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। पावलोव रूस के निवासी थे। नंबर 2, ये एक शरीर विज्ञानी और चिकित्सक थे। नंबर 3, ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक के तौर पर अपनी प्रसिद्धि को पाते हैं और इन्होंने अधिगम का प्रसिद्ध शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया। और ये जो सिद्धांत दिया इन्होंने, इससे पहले ये काम कर रहे थे पाचन क्रिया के ऊपर और उसी पाचन क्रिया पर कार्य करने की वजह से इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर 1849 को और इनकी मृत्यु होती है 27 फरवरी 1936 को। चलिए चलते हैं पावलोव के विषय में और अधिक जानने के लिए। इस क्लास में हम लोग और आगे बढ़ें तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्रश्न पत्र में जो कठिनाइयों का स्तर है वो पावलोव के क्षेत्र में किस हिसाब से पूछा जाता है। तो प्रश्न आपके सामने है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? और ये देखिए शिक्षक भर्ती में ये प्रश्न आया है और नेट में ये प्रश्न आ चुका है और आप स्किनर, पावलोव, स्पिनोविच और बिने। आप अपना उत्तर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक हम लोग पावलोव के सिद्धांत को समझ लेते हैं। यहाँ देखते हैं हम पावलोव की महत्वपूर्ण कृतियाँ, ये उनकी बुक। तो पहली बुक है उनकी कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस और दूसरी बुक है उनकी लेक्चर ऑन कंडीशन्ड रिफ्लेक्सेस। ये दो बुक उनकी आप नोट डाउन कर लीजिएगा और पहली बुक आप याद ही कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को और किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहला शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है और इसको अंग्रेजी में क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिवादी अनुकूलन सिद्धांत इसका एक और नाम है और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं और अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत ये इसका एक और नाम है। इसके कुछ अन्य नाम हैं जो महत्वपूर्ण हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। पहला जो नाम है प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, इस पेज पे ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए, ये लगातार पूछा जाने वाला नाम है। अगला है अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, अगला है अनुक्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत, नेक्स्ट है संबंधीकरण की क्रिया का सिद्धांत, नेक्स्ट है परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत और अगला है CR थ्योरी। बिल्कुल, जैसे कि SR थ्योरी थी, RS थ्योरी थी और S टाइप थ्योरी थी और यहाँ है CR थ्योरी। एक बार फिर आपको याद दिला दें, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत और CR थ्योरी आप याद कर लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रयोग किस पर किया गया, पर फिर भी देख लीजिए। पावलोव का जो प्रयोग किया गया था, जो सिद्धांत जिसके ऊपर प्रयोग किया गया वो था कुत्ता। जैसे थार्नडाइक ने किया था बिल्ली के ऊपर, स्किनर ने किया था कबूतर के ऊपर और कबूतर से पहले उन्होंने किया था सफ़ेद चूहे के ऊपर। तो पावलोव का पाव खाता है कुत्ता। चलिए चलते हैं आगे इनके प्रयोग की तरफ। प्रयोग क्या हुआ उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रयोग समझें उससे पहले जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर जान लेते हैं। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो उसका उत्तर है पावलोव ने।
चलिए अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। पावलोव जी का ये प्रयोग क्या किया गया था। देखिए, पावलोव ने प्रयोग क्या किया था कि एक कमरा लिया था, उस कमरे में एक कुत्ते के ऊपर, जिसको निष्क्रिय भूमिका के तौर पर उन्होंने चुना और उसकी लार ग्रंथि में एक ट्यूब के माध्यम से लार ग्रंथि में ऑपरेशन करके उस ट्यूब को एक बीकर में डाल दिया और एक तरफ खुद अपने बैठने की व्यवस्था करते हैं और समय समय पे एक निश्चित समय पे भोजन की व्यवस्था करते हैं। और अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने इसमें शामिल किया घंटी को एक अस्वाभाविक उद्दीपक के तौर पर। चलिए प्रयोग देख लेते हैं, प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या किया था। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को भलीभांति समझने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पावलोव क्या थे। एक रूसी शरीर वैज्ञानिक थे। वो अपना पाचक क्रिया के ऊपर दैहिकी का अध्ययन कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो पाचन क्रिया के दौरान जो लार आ रही है कुत्ते की, वो उनका नौकर जब भोजन लेके आता है उसकी पदचाप सुनने पर भी लार दे रहा है। तब पावलोव ने सीखने का क्लासिकल सिद्धांत अनुबंधन का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या किया प्रयोग के दौरान, वो चलिए अब समझ लेते हैं। तो उन्होंने कंडीशन रखी। एक पहली कंडीशन थी, कुत्ते को भोजन दिया जाता है और किसी भी भूखे जानवर को, इंसान को, प्राणी को अगर हम भोजन देंगे या उसके सामने ले जाएंगे तो उसके मुंह में जो लार है वो स्वतः आने लगेगी। तो स्वाभाविक उद्दीपक क्या है यहाँ पे? भोजन। तो जो लार आना क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी कि रिस्पॉन्स। दूसरी कंडीशन में उन्होंने क्या किया कि भोजन की जगह उन्होंने घंटी को बजाया। कुत्ते ने लार के रूप में कोई अनुक्रिया नहीं दी, लार के रूप में तो अनुक्रिया नहीं दी, पर क्या है कि जब घंटी बजेगी तो कुत्ता एकदम अपना जो अटेंशन है घंटी की तरफ ज़रूर जाएगा, ठीक है। पर जो अनुक्रिया थी, रिस्पॉन्स था, वो लार के रूप में कुछ भी नहीं थी। चलिए तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया समझ लेते हैं। तीसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, घंटी को और भोजन को, स्वाभाविक उद्दीपक को, दोनों को एक ऐसी दशा उन्होंने बनाई कि घंटी बजाई और एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो दोनों चीज़ें कुत्ते के समक्ष प्रस्तुत की और कुत्ते ने वहाँ पे अनुक्रिया के लिए अपनी लार का उत्सर्जन किया। अब चौथी कंडीशन में, चौथे स्टेप में उन्होंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ घंटी को बजाया। घंटी को बजाया पर उन्होंने क्या देखा, सिर्फ घंटी बजाने पर ही कुत्ता लार का उत्सर्जन कर रहा है, यानी कि भोजन की उपस्थिति नहीं है और फिर भी कुत्ते ने लार का अनुक्रिया दी। तो ऐसा क्यों होता है, ये आप थोड़ा सा अगर अपने ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचेंगे, कभी ना कभी आपके संग ऐसा हुआ होगा कि जैसे आप अपने घर पे हैं और आपके गली में, आपके मोहल्ले में कोई टिक्की वाला निकलता है, तो आपको पता है टिक्की वाला निकलता है, टिक्की देख के तो स्वाभाविक है कि आपके मुंह में पानी आता है। पर कभी कभी आप घर के अंदर होते हैं और टिक्की वाला निकलता है और वो ठेले का तवा बजाता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है कभी कभी। तो ये इसी सिद्धांत का एक हिस्सा है कि आपने अपने मस्तिष्क में ये बिठा लिया है, अधिगम कर लिया है या लर्न कर लिया है कि हाँ, ये जो आवाज़ है ये टिक्की की आवाज़ है। चलिए इस प्रयोग के दौरान कुछ शब्द हैं, शब्दावली हैं जो प्रश्न पत्र में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है, जैसे कि UCS क्या है, CR क्या है और CS क्या है। चलिए इनको समझ लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखिए UCS है अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक। जैसे कि भोजन को प्रस्तुत किया था वो स्वाभाविक चीज़ थी। और UCR तो उस स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के लिए उसकी जो अनुक्रिया दी, यानी कि जो उसने रिस्पॉन्स दिया, उसको बोलते हैं UCR अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट था, उन्होंने जब स्टेप घंटी को जब उन्होंने बजाया तो उसको बोलते हैं कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक। यानी कि जब सिर्फ घंटी बजाई उन्होंने तो वहाँ कुत्ते ने क्या किया, वहाँ कुत्ते ने अस्वाभाविक अनुक्रिया दी, मतलब जो अनुक्रिया उसे नहीं देनी चाहिए थी वो उसने दी। मतलब क्या, उसने लार का उत्सर्जन किया, तो वो था उसका अस्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। CR मतलब अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। अच्छा, ऐसा ही प्रयोग वाटसन महोदय ने, रेनर ने 11 माह के अपने बच्चे अल्बर्ट के संग किया था। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी कुछ इम्पोर्टेंट विषय वस्तु।
अच्छा, यहाँ पे एक बात हम आपको और ध्यान दिला दें, बताना चाहेंगे कि ये जो घंटी है और इस भोजन के बीच में जो एक आदर्श काल होगा वो होगा 5 सेकंड का। यानी कि घंटी बजाने के 5 सेकंड के भीतर अगर हम भोजन को उपस्थित करते हैं उस कुत्ते के सामने, तो वहाँ पे जो उसकी जो अनुक्रिया होगी वो सबसे बेस्ट होगी। ये एक आदर्श काल बोल सकते हैं। घंटी और भोजन एक दोनों उद्दीपकों के बीच वो होता है 5 सेकंड का। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ देख लेते हैं मुख्य बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है पावलोव के सिद्धांत के दौरान। तो पहला है, पावलोव के सीखने के सिद्धांत का जो आधार था वो था अनुबंधन। यानी कि कह सकते हैं कि अनुबंधन के जनक कौन है? पावलोव। दूसरा पॉइंट है, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य में हम क्या करते हैं? एक सहचर्य को स्थापित करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य सहचर्य यानी कि एसोसिएशन स्थापित करते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इस सिद्धांत के दौरान स्वाभाविक उद्दीपक यदि अधिगमकर्ता के समक्ष उपस्थित किया जाता है तो वह उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया को ही प्रदर्शित करता है। जैसे कि गर्म बर्तन को हम लोग छूते हैं तो हाथ खींच लेते हैं, वहाँ हमें ये सिखाने की या किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती कि हम हाथ खींच लें पीछे। हम एक स्वाभाविक अनुक्रिया करते हैं, उस गर्म बर्तन को छोड़ देते हैं। ये होती है स्वाभाविक अनुक्रिया। इस सिद्धांत के दौरान अनुकूलित जो अनुक्रिया के 4 संप्रत्यय थे वो कौन से थे? तो पहला था UCS, UCR, CS और CR। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक तो स्वाभाविक अनुक्रिया होगी और अस्वाभाविक उद्दीपक तो अस्वाभाविक अनुक्रिया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, CS और UCS ये हम आपको पहले ही ऊपर बता चुके हैं कि इनके मध्य जो अधिकतम आदर्श काल है वो 5 सेकंड होता है। यानी कि ये जो घंटी थी, घंटी बजी और भोजन हमने उपस्थित किया, तो इन दोनों के बीच में जो समय है वो 5 सेकंड से अधिक का नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम बताएंगे कि एक अवस्था एक और आती है कि उच्च श्रेणी का अनुकूलन कब होता है। तो उच्च श्रेणी का अनुकूलन कब होता है? जब CS जो होता है, CS मतलब कि अस्वाभाविक उद्दीपक को अगर हम किसी और अस्वाभाविक उद्दीपक के संग जोड़ देते हैं और वही अनुक्रिया कुत्ता देता है तो वो होता है उच्च श्रेणी का अनुकूलन। यानी कि कहने का मतलब है कि कुत्ते के भोजन से पहले हम क्या कर रहे थे? घंटी को बजा रहे थे। वहाँ हम घंटी के संग अगर हम प्रकाश को, लाइट को और जोड़ देते हैं, अगर ठीक है लाइट को और जोड़ देते हैं तो लाइट के प्रति, प्रकाश के प्रति भी अगर कुत्ता वही अनुक्रिया करता है तो ये हो जाता है उच्च श्रेणी का अनुकूलन। यानी कि सीधा कहने का मतलब है, घंटी की सहायता से टॉर्च के प्रकाश पर भी अगर कुत्ता लार को उत्सर्जन करता है तो ये होता है उच्च श्रेणी का अनुकूलन। और यदि लगातार घंटी बजाने पर और भोजन न देने पर लार टपकाने की जो अनुक्रिया है वो गायब हो जाती है तो इस अवस्था को कहते हैं हम विलोपन। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं वन लाइनर, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो यहाँ तो वन लाइनर के रूप में आपके समक्ष हैं पर प्रश्न पत्र में ये आपको MCQ के रूप में मिलेंगे। जैसे कि पहला, पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1904 में। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो यह है पावलोव महोदय का। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस पर प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग किया गया था कुत्ते पर। और अगला प्रश्न है, पावलोव किस देश के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, स्वाभाविक उद्दीपक व अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अधिकतम आदर्श काल कितना होना चाहिए? तो वो होता है 5 सेकंड का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये हम गहने का जो अधिगम सोपानिक पढ़ेंगे वहाँ ज़रूर पढ़ेंगे विस्तार से। फिलहाल इस प्रश्न को यहाँ देख लेते हैं। गहने के किस अधिगम को क्लासिकल अनुबंधन भी कहा जाता है? तो गहने के संकेत अधिगम को, यानी कि जो प्रथम अधिगम था उनका 8 भेद बताए हैं गहने ने अधिगम के, तो उसका प्रथम था संकेत अधिगम।
तो उसको निम्न स्तर का अधिगम भी कहते हैं, इसको हम क्लासिकल अनुबंधन भी कहते हैं। यहाँ पे गैने का जो प्रथम था संकेत अधिगम, उसको कहते हैं हम सबसे निम्न स्तर का अधिगम, और समस्या समाधान को हम मानते हैं सबसे उच्च स्तरीय अधिगम को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर है आपका पावलोव ने। और अधिगम की पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी दिया है आपके पावलोव महोदय ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम बताइए। वैसे तो काफ़ी नाम हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं, पर कुछ नाम अगर रह जाते हैं तो वो हैं, पहला शरीर शास्त्री का सिद्धांत और दूसरा सहज अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में जो तटस्थ उद्दीपक था वो क्या था? तो वो था घंटी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या था? तो वो घंटी। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, पावलोव ने कुत्ते की कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया था? तो वो ग्रंथि थी लार ग्रंथि, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि। ये लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आप नोट करिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, इस प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? तो इस प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में हमारे पास था भोजन। दूसरा था स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई थी? तो कुत्ते ने, सोचिए क्या अनुक्रिया की थी? लार का उत्सर्जन किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया जो थी, खाली स्थान अनुक्रिया पर बल देता है, किस अनुक्रिया पर बल देता है? तो वो प्रेरणा अनुक्रिया पर बल देता है। अगला प्रश्न है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है, कैसे? अनुबंधन के द्वारा। अनुबंधन क्या चीज़? वही किसी चीज़ का किसी के संग एसोसिएशन करा देना। यानी कि आपको याद होगा बचपन में अगर आप किसी सर से खौफ खाते थे, डर खाते थे, तो क्यों? क्योंकि हमारे माइंड ने एक अनुबंधन कर लिया कि हाँ अमुक टीचर है, वो मार देता है या डांट लगाता है, तो हम बुरी आदतों को ऐसे ही अनुबंधन के द्वारा छुटा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो टाइप एस सिद्धांत है, थ्योरी है, इसका प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न एक बार फिर देखिए, टाइप एस की थ्योरी थी, उसका प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर है पावलोव। अच्छा, टाइप एस का प्रतिपादन किया पावलोव ने, और एस आर का किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। आर एस सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। तो टाइप एस थ्योरी दी है पावलोव ने। अब अगला प्रश्न देखिए, ये आया है टेट 2018 सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक बालक काली गाय, काले कुत्ते से और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? आपके ऑप्शन है, अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप आंसर सोचिए, बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर है उद्दीपक सामान्यीकरण। इटावा स्टडी पॉइंट में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।